बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आपके पास 4 ऑप्शन है और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। तो क्या आप रेडी हो? आपका सवाल है, इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी पराग पारिक, ऑप्शन सी HDFC या ऑप्शन डी कोटक। आप इनमें से क्या चूज करोगे? आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या आपका जवाब ए है या बी है या सी है? जो भी जवाब है एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये सिर्फ 1 करोड़ का सवाल नहीं, ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। क्योंकि अगर आप 15-20 साल तक एक ही म्यूचुअल फंड में SIP करने वाले हो तो गलत म्यूचुअल फंड आपके फाइनल कॉर्पस में करोड़ों का डिफरेंस ला सकता है। अब सोचिए कितना अच्छा होता अगर आपको यहाँ पे लाइफ टाइम मिल जाती 50-50 या ऑडियंस स्कोर, तो कितना अच्छा होता है ना। अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड में कोई लाइफ टाइम नहीं होती, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है, डाटा। अगर आप उसको पढ़ना सीख गए तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही है। और इसलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फिल्टर कर सकते हो। ये वही मेथड है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। वैसे इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक और रीजन भी है। हाय, माय नेम इज प्रियंक एंड आई एम अ प्राउड बनिया। और लास्ट मंथ मैंने अपना NISM 5 एग्जाम क्लियर किया, मतलब ऑफिशियली अब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन तब से मेरे साथ एक चीज हो रही है। अरे मयंक, तू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया? कांग्रेचुलेशन यार। थैंक यू। यार मुझे भी कोई अच्छा फंड बता दे। बताता हूँ। हेलो मयंक, हेलो। मैं SIP किस में करूं? मयंक, सबसे ज्यादा रिटर्न किस म्यूचुअल फंड में है? तो मैंने सोचा सबको अलग अलग बताने से अच्छा है एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ, ताकि सबके डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाए। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पहले से समझते हो तो आप नेक्स्ट पार्ट पे जंप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास 5,000 रुपए और आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसमें आपके सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम आएगी। पहली तो ये कि आप 5,000 रुपए में रिलायंस, HDFC या जोमेटो या पेटीएम में से कोई एक ही स्टॉक ले पाओगे, क्योंकि पैसे ही इतने हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सी कंपनी कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। और यहीं पे काम आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप जैसे ही हजारों लोग अपना अपना पैसा एक कॉमन पूल में डालते हैं। कोई 500 रुपये डालता है, कोई 5,000 रुपये, तो कोई 50,000 रुपये। फिर वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक लेने हैं, कितने लेने हैं, कब खरीदना है, कब बेचना है, वो डिसाइड करता है। और जो रिटर्न आता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, इसके बदले आपको एक थोड़ी सी फीस देनी होती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए डायरेक्ट स्टॉक लेने की बजाय म्यूचुअल फंड रिकमेंड किया जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढें। तो देखो, मैंने इंटरनेट पे कई सारी वेबसाइट्स एक्सप्लोर करी और मैंने देखा कि किसी भी एक वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिल रही। तो हम एक की जगह 2 वेबसाइट यूज़ करेंगे, ताकि जो मैं कर रहा हूँ वही आप भी कर पाओ। पर कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, सब कुछ ईजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं टिकट टिप पे। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई पेड ऐड नहीं है। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड स्क्रीनर के लिए। आपको टाइप करना है टिकट टिप और पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाना है स्क्रीनर पर और स्क्रीनर के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट स्क्रीनिंग, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, हम एक एक करके कवर करेंगे कि ये क्या करते हैं। सबसे पहला फिल्टर है कैटेगरी का। इसमें आपको दिखती है कमोडिटी, डेब्ट, हाइब्रिड, अदर और इक्विटी। हमें इसमें चूज करना है इक्विटी। इक्विटी यानी कि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्लान का। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, IDCW, ग्रोथ और बोनस। बिगनर्स के लिए ग्रोथ ऑप्शन बेस्ट रहता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपको म्यूचुअल फंड से जो भी रिटर्न मिलता है या डिविडेंड मिलेगा वो सब म्यूचुअल फंड में ही रीइन्वेस्ट हो जाएगा। IDCW और बोनस प्लान क्या होते हैं वो मैंने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। जैसे ही मैं ग्रोथ पे क्लिक करता हूँ वैसे ही हमारे पास 2000 फंड में से सिर्फ 800 फंड बचते हैं। अब जो नेक्स्ट फिल्टर है उसे काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, और वो है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये बेसिकली बताता है कि फंड मैनेजर के पास टोटल कितना पैसा है मैनेज करने के लिए, और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। AUM समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने 2 फंड है, फंड A और फंड B। फंड A के पास है 100 करोड़ का AUM और फंड B के पास है 1000 करोड़ का AUM। अब दोनों फंड ने 10% का रिटर्न दिया है, तो इस हिसाब से फंड A के मैनेजर ने बनाया 10 करोड़ और फंड B के मैनेजर ने बनाया 100 करोड़। दोनों की परसेंटेज तो सेम है, 10% रिटर्न, लेकिन एक्चुअल वेल्थ किसने ज़्यादा क्रिएट करी? ऑफकोर्स फंड B ने। इसलिए हम बड़े AUM वाले फंड्स को कंसीडर करते हैं। बेसिकली 1 का 2 करना इजी होता है, लेकिन 2 का 4 और 4 का 8 करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर हम मिनिमम 20,000 करोड़ का AUM फिल्टर लगा रहे हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे फिल्टर लगाया वैसे ही 800 फंड में से सिर्फ 50 फंड बचे हैं। और यही खूबी होती है स्क्रीनिंग की। हमने शुरुआत करी थी 2000 फंड से, लेकिन अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हमने जब फिल्टर्स लगाए तो हमारे पास सिर्फ 50 फंड है। अब हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड डिसाइड करना और ज़्यादा ईजी हो गया है। अब AUM लगाने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे रिटर्न पे।
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी एक टाइप के नहीं होते। जनरली आपको म्यूचुअल फंड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको दो टाइप के रिटर्न मिलेंगे, एक होता है CAGR और एक होता है रोलिंग रिटर्न। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस समझ गए तो ट्रस्ट मी, आप आधा गेम वहीं पे जीत जाओगे। इन्हें समझने के लिए बैंक FD से शुरू करते हैं। बैंक FD का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर बैंक ने बोला है कि वो FD पे 7% रिटर्न देगा, तो इसका मतलब है कि पहले साल भी आपको 7% मिलेंगे, दूसरे साल भी 7% का रिटर्न मिलेगा और तीसरे साल भी। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न कभी फिक्स नहीं होते। हो सकता है कि पहले साल आपको 10% का पॉजिटिव मिल जाए, अगले साल 15% का लॉस हो जाए और फिर तीसरे साल 20% का रिटर्न मिल जाए। इसलिए जब हमें फंड का एवरेज एनुअल रिटर्न देखना होता है तो हम उसका CAGR देखते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने का। वन ऑफ द बेस्ट बोला है, बेस्ट नहीं, क्योंकि बेस्ट वाला तरीका अभी हम आगे बात करेंगे। जनरली लोग CAGR के लिए 3 ईयर और 5 ईयर का टाइम पीरियड देखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 10 ईयर टाइम पीरियड का CAGR देखता हूँ, क्योंकि 1-2 साल में तो कोई भी फंड हीरो बन सकता है। मुझे देखना है कि उस फंड ने पूरे मार्केट साइकिल को कैसे हैंडल किया है, क्योंकि मेरा पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होगा। तो हम टिकर टेप पे 10 ईयर CAGR का फिल्टर लगाएंगे और यहाँ पे हम CAGR 10 ईयर को -37 से 0 कर देंगे, ताकि वो सारे फंड्स हट जाए जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे काम के नहीं। अब आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ स्मॉल कैप फंड्स होंगे, कुछ मिड कैप फंड्स होंगे, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स होंगे। लेकिन यहाँ हमें अपना फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। हम ये नहीं कह सकते कि निप्पॉन स्मॉल कैप इंडिया फंड कोटक मिड कैप फंड से बेटर है। हमें एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे, और इस एग्जांपल के लिए मैं कैटेगरी ले रहा हूँ फ्लेक्सी कैप फंड की, क्योंकि एक पॉपुलर कैटेगरी है और बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली कैटेगरी भी यही है। रीजन इसके नाम में ही है, यानी कि फ्लेक्सी। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे 40% पैसा एक ही कैटेगरी में लगाना है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड्स को फिल्टर करेंगे। अगर आप विंडोज़ पे है तो आप Ctrl F दबा सकते हैं और लिख सकते हैं फ्लेक्सी कैप। इससे आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स हाईलाइट हो जाएंगे। अब हमें 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स मिल चुके हैं और काफ़ी सारे लोग यहीं पर आके इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक बचा है। अगर इस वीडियो से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है तो इस मैट्रिक को याद रखना, और वो है रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक व्हाइल कंपेयरिंग म्यूचुअल फंड्स। पर ये होता क्या है? अभी हमने बात करी थी CAGR क्या होता है, लेकिन CAGR में एक दिक्कत होती है कि वो स्टार्ट डेट और एंड डेट को कंसीडर करता है। अगर आपने उस एग्जैक्ट डेट को इन्वेस्ट नहीं किया तो वो पूरा डाटा आपके लिए बेकार हो जाता है। अब टिकर टेप पे रोलिंग रिटर्न्स नहीं मिलते, तो इसके लिए हम एक दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे जो है एडवाइजर खोज। ये वेबसाइट भी कोई पेड ऐड नहीं है। काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद मुझे वेबसाइट मिल गया। इसमें मैंने पहले से ही फिल्टर लगा रखे हैं। कैटेगरी मैंने सेलेक्ट करी है फ्लेक्सी कैप और चारों फंड्स के नाम लिख दिए हैं। इसमें हम 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2020। आप जैसे इसे सबमिट करोगे आपके सामने ये ग्राफ आएगा। इसमें हर लाइन एक म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करती है। इस केस में जो लाइट ब्लू लाइन है वो पराग पारिक की है और जो पर्पल लाइन है वो SBI फ्लेक्सी कैप फंड की है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मान लो अगर मैंने 1 जनवरी 2020 को इन्वेस्ट किया होता तो मुझे बाकी सबके मुकाबले पराग पारिक फंड से सबसे बेस्ट रिटर्न मिलते। लेकिन अगर मैं सिर्फ 4 महीने बाद यानी अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट करता तो बाजी पलट जाती और HDFC फंड मुझे बेस्ट रिटर्न देता। पंगा यही है, हम आज बैठकर ये नहीं बता सकते कि अगले 5 साल बाद कौन सा फंड टॉप पर होगा। इसलिए बेस्ट तरीका है कि हम उनके रोलिंग रिटर्न्स देखें। रोलिंग रिटर्न्स लंबे टाइम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देता है और ये मार्केट के अलग अलग साइकिल्स को कंपेयर करके दिखाता है। अब इसमें आपको एक एक करके एवरेज नहीं निकालना है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे एक टेबल मिलेगी जिसमें सुंदर तरीके से सारा डाटा दिखा रखा है। इस टेबल में आपको स्कीम का नाम मिल जाता है, उसकी लॉन्च डेट मिल जाती है, उसके एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न सब चीज़ें मिल जाती है। हमें ध्यान देना है एवरेज रिटर्न पे, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि HDFC और पराग पारिक टॉप 2 कंटेंडर है। लेकिन यहाँ पर हमें डिसीजन नहीं लेना है, हमें इसके अगले वाले कॉलम में भी आना है जो है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। ये बताता है कि उस फंड ने कितने % रिटर्न कितने % टाइम्स दिए हैं। जैसे कि HDFC ने 82.9% बार 20% से ज़्यादा का रिटर्न डिलीवर किया, यानी लगभग हर 10 में से 8 बार इस फंड ने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया। जबकि पराग पारिक फंड में ये नंबर है 68 पॉइंट समथिंग। ये वाला कॉलम उन केसेस में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिसमें फंड्स के एवरेज बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जैसे ABSL और कोटक दोनों ने 5 साल में 18 समथिंग का एवरेज रिटर्न दिया है। अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फंड बेटर? इसके लिए हम जाएंगे रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में और हम देखेंगे कि ABSL ने कोटक के मुकाबले ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दिए हैं। फाइनली इस स्टेज पर आके आप अपना फाइनल डिसीजन बना सकते हो कि आपको कौन से फंड में SIP करनी है। लेकिन एक बोनस टिप और है,
आप चाहो तो इन फंड्स को ईटी मनी पे भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको उनके रिस्क रेशियोज मिल जाते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिल जाता है। जैसे इस केस में हमें दिख रहा है कि पराग पारिक फंड का 80% पैसा इक्विटी में है, यानी स्टॉक्स में है, जबकि HDFC के केस में वो है 94%। और शायद इसीलिए HDFC पराग पारिक से बेटर रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो HDFC सेकंड नंबर पे आ सकता है और पराग पारिक वापस से टॉप पर। ऐसे ही आपको नीचे देखना है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, बट मेक श्योर आप फंड मैनेजर वाला सेक्शन जरूर देखो, क्योंकि हर फंड मैनेजर का अपना स्टाइल होता है। अगर फंड मैनेजर ही चेंज हो गया तो आपने जो भी एनालिसिस किया है वो वेस्ट हो सकता है। ये थे फ्लेक्सी कैप फंड्स। ऐसे ही आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स फिल्टर कर सकते हो। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस फंड में आपको कितना पैसा लगाना है? क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप सारा पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में तो नहीं डाल सकते। आपको कुछ पैसा मिड कैप में भी डालना है, कुछ पैसा आर्बिट्राज फंड में भी डालना है। तो कितना पैसा किस फंड में एलोकेट करें, ये एक सेपरेट वीडियो का काम है। अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट कर दो। पर हाँ, जाने से पहले एज अ स्पेशल थैंक यू टू ऑल, मैं 100 फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ। यानी कि जो भी आप में से सबसे पहले 100 लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करेंगे और नीचे म्यूचुअल फंड कमेंट करेंगे, मैं उनसे कनेक्ट करूंगा और उनके लिए उनका पर्सनल प्लान डिजाइन करूंगा कि उन्हें अपने गोल के अकॉर्डिंग कितनी SIP करनी चाहिए और कहां किस किस फंड में SIP करनी चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी SIP करते हो तो अपना फंड चेक कर लो, और अगर नहीं करते तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो।